बड़े बड़े ऑपरेशन किए और बड़े सफलतम ऑपरेशन किए। आपके यहाँ से भी देखा होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय का जो केस जिस प्रकार का फर्जी नियुक्तियों का हुआ था, वो भी उस समय उन्होंने उसको उजागर करने का प्रयास किया। आपके यहाँ एक अनाज घोटाला हुआ निर्मला मीणा के द्वारा, उस प्रकरण को भी जिस बखूबी से एसीबी ने उस केस को बनाया, लेकिन दुर्भाग्य के एसीबी जिस संस्था का अगर राजनीतिकरण हो जाए और सरकार अगर उसका इस प्रकार से घटिया दुरुपयोग करे, जिसका दुख आपको मुझे सबको है। मैं सोचता हूँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने जो अपना जीवन कुर्बान करके इस देश को, इस संस्कृति को, जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ समर्पण किया, उन लोगों को भी उलझाने के लिए जिस प्रकार राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया, आज मैं उसके बारे में प्रेस से बात करना चाहता था, लेकिन प्रेस नहीं है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, मेरे पास ये विभाग 8-9 साल तक रहा है, मैंने इसके काम को किया भी है और इसका बराबर मॉनिटरिंग भी की। एसीबी 3 प्रकार के केस बनाती। एक तो ये है कि ट्रैप करती है, जो कोई भी पैसे का लेन देन होता है उसके बारे में अपने जानकारी के आधार पर, अपने टैप के आधार पर, अपने आपस की बातचीतों के आधार पर एसीबी एक लंबे समय तक प्रयत्न करती है इस प्रकार के केस को सूचीबद्ध करके उसको अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करती है। प्रारंभिक बात से लेकर के जब तक पैसों का लेन देन होता है तब तक उसके पीछे पड़ती है। इसको कहते हैं ट्रैप केस का मतलब एक तरह से ऑपरेशन। दूसरा होता है कि जिस अधिकारी ने आय से अधिक संपत्ति एकत्र की और उसकी कोई शिकायत आती है तो ऐसी भी उसका भी अपना केस दर्ज करती है। और तीसरा केस वो इस प्रकार का दर्ज करती है कि किसी ने अपने पद पर रहकर उस पद का दुरुपयोग करते हुए धन अर्जित किया हो तो ऐसी भी इस प्रकार का केस बनाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी घसीटने का प्रयास किया है और जिस प्रकार की घिनौनी कृत्य उन्होंने किया है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे कहना चाहता हूं। इस केस में एक बीवीसी कंपनी है जो इस जयपुर में सफाई का काम करती है लंबे समय से। उस बीवीसी कंपनी को हमारे ही जो सौम्या गुजर है उसके हस्बैंड एक दिन कार्यालय पर इस बात के लिए लाए थे कि ये कंपनी अपनी सीएसआर में से कुछ पैसा राम मंदिर के लिए देना चाहती है। विषय यहां से आया और यहां से संघ का कॉन्ट्रैक्ट करने का प्रयास किया। और उस समय जब वो वहां गए थे तब उन्होंने हमारे जो क्षेत्रीय प्रचारक हैं लिम्बाराम जी, उन्होंने कहा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि का हमारा कलेक्शन का काम खत्म हो गया, हम अब उसमें कोई कलेक्शन नहीं लेते। फिर भी अगर आपकी कंपनी की इच्छा है सीएसआर फंड का उपयोग करने के लिए तो उदयपुर में प्रताप गौरव केंद्र बना हुआ है, वहां प्रत्यक्ष जाकर के देखो। देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इस राष्ट्रीय कार्य में आप कुछ अपने सीएस फंड को मदद करना चाहो तो आप जरूर करो। लेकिन ये लोग वहां तो गए नहीं थे जहां इनको भेजा था देखने के लिए। और दूसरी बार इसी बात के लिए एक तरह से वो मिलने के लिए इस बात का बहाना बना करके आए थे कि हम सीएसआर फंड का कुछ देना चाहते हैं। लिम्बाराम जी का केवल इतने तक ही संबंध है। लेकिन इन्होंने जिस तरह से टुकड़े टुकड़े में इस योजना को बना करके राजा राम और उनकी बातचीत को और हमारे क्षेत्रीय प्रचारक को जोड़ करके जिस प्रकार का उन्होंने कृत्य किया, मैं एसीबी के अधिकारियों से भी आपके माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कोई कंप्लेंट थी क्या जिसके आधार पर आपने केस बनाया? कोई शिकायत करता था क्या आपके पास जो आया और जिसके कारण से आपने इस केस में बनाया? कोई राशि का लेन देन हुआ है उसको आपने पकड़ा है क्या? है ना, कोई घटना नहीं।
और एसीबी केवल और केवल वही काम करती है जो कोई शिकायत करता आता है, किस डीलिंग के लिए पैसे का लेन देन होगा है उसको वो पहले ट्रैप करते हैं, अपनी बातों को लंबे समय तक उसको वेरीफाई करते हैं, और अंततोगत्वा जब पैसे का लेन देन होता है तब एसीबी छापा मार करके उसको ट्रैप करती है। अब इस केस में न तो लेन देन हुआ, न कोई शिकायत करता इसमें है, न कोई परिवादी इसमें है, तो एसीबी का केस कैसे हुआ? केवल और केवल इन बातों के आधार पर संघ को बदनाम करने के लिए जो एक षड्यंत्र, आपके मुख्यमंत्री जो जोधपुर के हैं, नाराज मत होना, अगर वो इतने बहादुर हैं तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से मैंने विधानसभा में उठाया था, जब वहां बच्चों ने आंदोलन किया, टॉप लड़के थे जो नौकरी से बाहर रह गए और जिनके पास डिग्रियां नहीं थी वो वहां लेक्चर सेलेक्ट हो गए, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी के परिवार के भी हैं, वहां के कुछ जजों के परिवार के लोग भी हैं, वो उसमें सेलेक्ट हो गए थे, उसकी शिकायत हुई थी, उसकी जांच हो गई, प्रमाणित हो गए। और अभी के जो हमारे महामहिम राज्यपाल है उन्होंने भी एक कमेटी बना करके 10 राज्य जो पूर्व हमारे कुलपति थे उनको भेजा, उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी, उसको तो आपने दफ्तर दाखिल करके उन सब अयोग्य लोगों को नौकरी लगा दिया जो भ्रष्टाचार में प्रूव हो चुका था, वो तो तुम्हारे ध्यान में नहीं आता है। और तुम्हें संघ को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रच करके उस कंपनी के द्वारा, जिससे कोई लेना देना नहीं, जिससे उनकी कोई उपस्थिति नहीं, ना उनकी कोई बातचीत हुई है, केवल और केवल है ना कार्यालय पर जाकर के सीएसआर फंड को देने की बात को कह करके उस दिन की उपस्थिति को आपने उसमें टैप किया। और दुर्भाग्य देखिए कि जो उन्होंने जो क्लिक बनाई थी उस क्लिक के वेरिफिकेशन में एफएसएल यूनिट राजस्थान को दी, राजस्थान की एफएसएल यूनिट ने बताया कि इसमें कुछ कटिंग छटिंग है और इसके कारण से ये उस केस के लायक नहीं था, तो आपने सरकार के माध्यम से इसको तेलंगाना भेजा, जबकि प्रोसेस ये है कि इस प्रकार की अगर कोई आपको शंका है तो केंद्र की एसीबी की लेबोरेटरी में जो हमारी है उसमें इसको एफएसएल यूनिट को भेजते हैं और वो इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट देती है। तेलंगाना कहां से ढूंढा आपने? और इसको ढूंढने के लिए आप वहां से रिपोर्ट के तरह बना के, इसका मतलब यह है कि जो केस बन ही नहीं सकता उस केस को बनाने के लिए आपने तेलंगाना की एफएसएल यूनिट का भी उपयोग किया। और दुर्भाग्य यह है कि जो एसीबी अच्छा काम कर रही थी उसको आपने गलत रास्ते पे डाला और डाल करके आपने उस एसीबी के माध्यम से इस केस को बनाने का प्रयास किया। मैं सोचता हूं कि एसीबी की जो दुर्गति है वो चाहे सरकार हम में रहे चाहे वो रहे, एसीबी कई बार बड़ी मेहनत से केस बनाती है, और जैसे 2014 से लेकर के 21 की जनवरी तक संपूर्ण राजस्थान में 2882 केस बने थे एसीबी के, और उनमें से चालान लायक जो केस बनकर के तैयार हुए वो केवल 1300 हुए। उन 1300 केस में भी क्योंकि राज्य कर्मचारियों के खिलाफ होता है, उससे राज्य सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है, वो स्वीकृति आज दिन तक नहीं मिलती है कई बड़े बड़े अधिकारियों को। और ये जो आपकी निर्मला मीणा पकड़ी गई ना, इसके केस को कहाँ गया ये इतना बड़ा स्कैंडल जो आप जोधपुर वासियों ने अपनी आंख से और अपने कान से सुना और देखा और पढ़ा है, वो केस रद्दी की टोकरी में जाकर के आज वो फिर से आपकी वहां की जो हमारी पुलिस की यूनिवर्सिटी उसमें वो काम कर रही है। ये इसकी दुर्दशा है। तो वास्तव में जिस प्रकार के केसेस बनाते हैं, अभी मैंने 2020 का एक क्वेश्चन पूछा था विधानसभा में, तो इन्होंने कहा कि हमने 363 प्रकरण बनाए थे, इन 363 में से चालान योग्य अभी तक कितने हुआ? 86। उसमें से परमिशन के लिए भेजा, जब तक राज्य सरकार परमिशन नहीं देती तब तक अधिकृत रूप से चालान करके केस आगे नहीं बढ़ता है। तो उसमें केवल और केवल अब तक 363 केस में से 55 केस में स्वीकृति मिली है, बाकी सब रद्दी की टोकरी में जाता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी तुम्हारा जो कमिश्नर पकड़ा गया 3 लाख रुपया हर महीने वसूल कर रहा था, ये जो लेबर कमिश्नर है, इस लेबर कमिश्नर के केस में तुमने सारा का सारा ऑपरेशन किया, सब कुछ पकड़ लिया, उसमें एक रवि मीणा नाम का व्यक्ति पकड़ा है, ये दोनों कौन है? एसीबी इसको स्पष्ट करे मुझे, और सरकार से मुख्यमंत्री से चुनौती दे रहा हूं कि ये जो आपका कमिश्नर है
ये कमिश्नर सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस का है, यहाँ आकर के कमिश्नर कैसे काम कर रहा है? आपने इसी काम के लिए लाया कि ताकि ये पैसे खाए और बंटवारा करे। ये रवि मीणा जो है वो हमारा कॉलेज में लेक्चरर है जोधपुर में, वहां से ला करके इसी श्रम विभाग के अंदर इसको अपॉइंट कर रखा है। और ये केस एसीबी ने खोल करके 3 लाख रुपया प्रति महीना जहां से कलेक्शन होता है, उसके बारे में तुम कुछ नहीं कह सकते हो। अभी अब दुर्भाग्य तो है इस सरकार का, अभी आपने देखा होगा एक नया स्कैंडल निकल करके आ रहा है, जिस कोरोना के कारण से आप और मैं सब इतने चिंतित रहे थे, उसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने का काम इस सरकार ने किया है। और वो उसकी कीमत क्या दी है? उसकी कीमत दी है, जो केरल खरीदता वो 32,000 में खरीदता है, वही कंपनी वही मार्का, और राजस्थान उसको खरीदता है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपया प्रति कंसंट्रेटर। और उसके बाद भी 90% पैसा एडवांस बुकिंग हो जाता है, दे दिया जाता है। ऐसे प्रकरण तो एसीबी में नहीं आकर के उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। और जिनसे कोई लेना देना नहीं, उस संघ के लोगों ने जिन्होंने जिंदगी भर तक इस देश की हर मुसीबत में जिस प्रकार से सेवा करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, चाहे बाढ़ आए, चाहे तूफान आए, चाहे भूकंप आता है, चाहे कोई भी विपदा आती है, इस कोरोना के काल में भी गांव गांव और गली गली कौन गया? ऐसी संस्था पर जिसकी पवित्रता पर अब तक दुनिया में कोई उंगली नहीं उठा सकता, उसको तुमने षड्यंत्र पूर्वक उंगली उठाने का प्रयास किया दोस्तों। इसलिए आप जिलाध्यक्षों को सबको मैं सचेत कर रहा हूं, इस सरकार के घृणित कामों के बारे में आप सब लोग हिम्मत के साथ जुटो। अगर हमारी इस पवित्र संस्था का भी इस प्रकार से, अगर कांग्रेस इस प्रकार से बदनाम, अभी आपने देखा ना अयोध्या में जो जमीन खरीदी गई उसमें पैसा ज्यादा लग गया, उसको इस षड्यंत्र बना करके एक विषय बना करके उसको चला दिया। तो ये जो जिस प्रकार के नाटक रोज खड़े हो रहे हैं, इन नाटक का जम करके प्रतिकार करना पड़ेगा। और मीडिया के जो 2-3 बंधु सुन रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि वास्तव में अगर सरकार किसी बेईमान को पकड़ती, चाहे वो मैं स्वयं ही क्यों ना हूं, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन वो सारे के सारे दफ्तर दाखिल क्यों हो जाते हैं? आपने ऑपरेशन तो बड़ा किया कि कलेक्टर इंद्र कुमार को भी पकड़ लिया, लेकिन अगर पकड़ने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हो करके उसको नौकरी से नहीं निकाला जाए तो पकड़ने का लाभ क्या है? अगर आप लक्ष्मण गौड़ पकड़ा गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी उसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो इन विषयों पर निश्चित रूप से आप सब लोगों को, क्योंकि सारा प्रेस होता जब तो मैं उनसे और कोई बातें करने की कोशिश करता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपके मुख्यमंत्री ने जो आपकी यूनिवर्सिटी का एसीबी का केस था उसको रद्दी की टोकरी में डालकर सारे को नौकरी लगा दिया। जो मीणा वहां पकड़ी गई थी, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और इतने सालों तक वो उस पोस्ट पे थी, उसको रफा दफा करके फिर से नौकरी पर लाकर लगा दिया। और इसी प्रकार से सरकार के कई आरोप लगे। आपने देखा इस कोरोना काल में पूरी जो है ना ऑक्सीजन का ब्लैक कर रहा था, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन का ब्लैक कर रहा था, कोई जो है वो खाट जो है वो बेच रहा था। वो सारे के सारे लोग पकड़े गए, लेकिन कौन पकड़े गए? छोटे मोटे लोग पकड़े गए। क्या उसमें जितने अधिकारी या जो जो लोग उसमें शरीक थे उनका क्या हुआ है? अगर उत्तर प्रदेश में कानून इतना सख्त बनाया कि इस प्रकार का काम करने वाले लोगों को कठोरता के साथ उनका मुकाबला हुआ, हमारे यहाँ केवल और केवल अखबार में छप करके एक दिन न्यूज जरूर बन गई, अंततोगत्वा उसका क्या हुआ? जो काम करना चाहिए वो काम करते नहीं, जो काम आपकी सीमा में नहीं आता उसको लाने का प्रयत्न करते हैं। ये जो दोहरा चरित्र है ना, इस दोहरे चरित्र के खिलाफ आपको लड़ना होगा। हम जिंदगी भर तक यही संघर्ष करते रहे और इन्हीं मूल्यों के लिए संघर्ष करते रहे। हमने जीवन में इतने कष्ट भोगते हैं तो मूल्यों को स्थापित करने के लिए किया, हमने किसी की चाकरी करने के लिए इस संगठन में काम नहीं करते हैं। और इस कारण से मैं मीडिया को भी इस बात के, जो भी भाई हैं वो मेरी इस बात को, मैं 2 बात, अगर कोई शिकायत तुम्हारे पास आई थी क्या, तुमने इसके लिए कोई कोशिश करके ट्रैप में किसी के नंबर डाले हुए थे क्या, तुमने ये ऑपरेशन, एक प्राइवेट मेंबर मैं और आप कोई वीडियो आपस में बातचीतें कर रहे हैं, घर की बातें कर रहे हैं या अपने लेन देन की बातें कर रहे हैं, क्या वो एसीबी की सीमा में आता है? एसीबी का केस बनता है और बनता है तो मुख्यमंत्री जी, आपके ओएसडी ने जो वीडियो बनाया था और जो वायरल किया था आपके ओएसडी ने, उस ओएसडी के आधार पर जो आपका चीफ व्हिप है
उन्होंने इसका एफआईआर दर्ज कराई थी। उस स्टिंग ऑपरेशन में जिनके जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी, आपने उसमें एफआईआर लगाई कि नहीं लगाई? जो आप स्वयं अपने गलत है, क्योंकि आपका एओएसडी कोई अधिकार नहीं रखता है किसी चीज को टैप करके और उसको सबूत के रूप में पेश करे, इसके कारण से एफआईआर लगी। ये केस भी केस नहीं है, ये केस खत्म, वैसे कोई मतलब नहीं है इसमें। लेकिन एक प्रकार से किस तरह से संगठन को, उस संगठन को दागकीला बनाने का जो कुप्रयास तुम लोगों ने किया है ना, मैं सोचता हूं ये उचित नहीं है। और इसलिए मीडिया के माध्यम से आप सब जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं, इसको बहुत स्ट्रांगली इसका विरोध करके और इसके बारे में जनता तक इस बात को पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जो काम सरकार को करना है वो काम तो सरकार करती नहीं, और जो नहीं करना है उस काम को करने के लिए सरकार अपना समय वेस्ट करके उस संस्था को बर्बाद करने का प्रयास कर रही है, जो संस्था कम से कम राजस्थान में अच्छे ऑपरेशन कर रही थी। इस बारे जरूर विचार करना चाहिए। कोई बात हो तो बताइए। मीडिया से निवेदन, अपनी कोई बात